नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इट इज अ बिग ब्लंडर बट दे हैड टू इग्नोर इट। देखो इट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर इज बिल्कुल सही है। ब्लंडर का मतलब एक्चुअल में होता है मिस्टेक, मतलब गलती। ब्लंडर का एक्चुअल में मतलब होता है बड़ी मिस्टेक, राइट। जैसे मिस्टेक का मतलब गलती है, तो ब्लंडर का मतलब भी गलती है, लेकिन ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है। तो ब्लंडर के अंदर ऑलरेडी बिग इंक्लूडेड होता है, तो ब्लंडर का मतलब है बड़ी मिस्टेक। तो यहाँ पे अलग से बिग लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। ब्लंडर का मतलब भी मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब भी मिस्टेक गलती होता है, लेकिन ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक होता है। जैसे एक वर्ड होता है एंटर, एंटर का मतलब अंदर आना, तो एंटर के साथ हम कभी भी इनटू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते पहले बताओ? क्योंकि इनटू का मतलब भी अंदर आना, एंटर का मतलब भी अंदर आना, तो दो बार अंदर अंदर लिखने की क्या जरूरत है। तो एंटर के अंदर इनटू, अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। उसी तरीके से ब्लंडर का मतलब भी बड़ी मिस्टेक होती है ना, तब यूज करते हैं, तो इसलिए हम कभी भी बिग का यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे कि मैम हम तो यहाँ पे मिस्टेक वर्ड यूज करना चाहते, तो करो, तो ब्लंडर को हटाकर फिर लिखो आप बिग मिस्टेक। तो इट इज अ बिग मिस्टेक, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बिग को हटा देंगे तो सेंटेंस को ये लिखना होगा इट इज अ ब्लंडर, क्योंकि ब्लंडर के साथ बिग नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लंडर का मतलब भी बड़ी मिस्टेक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन जयपुर। भाई एक जो हेडक्वार्टर है आर्मी का, कहाँ पे? जयपुर में। इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हेडक्वार्टर। जैसे मैंने भी आपको क्या बताया था सीरीज के बारे में, बिलोज के बारे में, सेम उसी तरीके से इनिंग्स के बारे में बताया था ना, इनिंग्स। तो सेम ऐसा ही इनका ही एक भाई है हेडक्वार्टर। एक हो या एक से ज्यादा, ये हमेशा एस में ही यूज किए जाएंगे। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। तो सीरीज सिंगुलर भी है, और सीरीज का अगर बहुवचन प्लूरल बनाओगे तो भी सीरीज ही होगा। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में हमेशा एस या ईएस आता तो है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस को हटा दो। अगर एक हेडक्वार्टर्स है तो भी हेडक्वार्टर्स होगा, और एक से ज्यादा हेडक्वार्टर्स है तो भी हेडक्वार्टर्स ही होगा। तो हेडक्वार्टर्स आएगा, हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये एरर है नाउन की। चाहे पढ़ने में आपको सही लग रहा हो कि मैम हेडक्वार्टर सही ही तो है, लेकिन एक्चुअल में ग्रामेटिकल इसमें क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट। समन्स का मतलब बुलावा, भाई बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है, बट यू हैव नॉट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। अब समझना, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर लड़का एक है तो हम क्या लिखते हैं? वन बॉय। लेकिन अगर लड़का एक से ज्यादा, जैसे दो है, तो अपन क्या लिखते हैं? टू बॉयज। तो यहाँ बॉयज की जगह इन्होंने क्या यूज किया है? समन्स, और यहाँ पे क्या यूज किया है? टू। दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैम समन्स बहुवचन है, क्योंकि जैसे टू की जगह हम बहुवचन लगाएंगे टू बॉयज, लेकिन एक्चुअल में ये एरर है, क्योंकि समन्स एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाना हो तो आपको ईएस लगाना पड़ेगा, समन्सेस लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके एंड में एस आता है, लेकिन तब भी सिंगुलर माना जाता है, तो बहुवचन बनाने के लिए ईएस लगाते हैं। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कालिदास हो गया, इसके एंड में एस है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है कालिदास, तो एस होने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैम ये बहुवचन है, भाई इसका नाम ही ऐसा है। सेम समन्स का मतलब बुलावा होता है, तो एस आता है तो एक वचन है, तो बहुवचन बनाने के लिए, क्योंकि साफ साफ बोला है इसने कि दो समन्स आए हैं, तो समन्सेस होगा। तो टू समन्सेस, फिर आएगा आपका है, क्योंकि जो आपके समन्सेस थे वो दो थे तो हैव आया, लेकिन एक होता तो हैज लगाते, फिर यहाँ पे आता वन समन्स हैज बीन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरर है वो समन्सेस होगी, और यहाँ पे अब एरर बिल्कुल सही मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, He learned the alphabet at the age of 4। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अल्फाबेट। अल्फाबेट एक ऐसा वर्ड है जिसके एंड में एस नहीं आता है, अल्फाबेट होता है। जो आप एबीसीडी बोलते हैं ना, एबीसीडी ई एफ जी जेड तक, वो एक्चुअल में बेटा अल्फाबेट होते हैं सारे के सारे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ऐसे तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो इन 26 अल्फाबेट होने चाहिए? नहीं, इनको बोलते हैं 26 अक्षर, मतलब 26 लेटर। इन 26 अक्षरों के समूह को बोलते हैं हम अल्फाबेट। आप इसको ऐसे समझिएगा, एक क्लास है, उस क्लास में मान लो 600 स्टूडेंट्स हैं। अभी इसको डील करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, मान लो उस क्लास में केवल 26 बच्चे हैं, 26 बच्चों की क्लास है।
तो यहाँ पे एक का नाम सोनू, मोनू, सागर, ईना, मीना, डीका, रीना, जब सारे नाम है। इन 26 लोगों की जो क्लास है, अगर एक व्यक्ति है तो भी क्लास बोली जाएगी, 26 व्यक्ति है तो भी क्लास एक ही बोली जाएगी, अगर 26,000 व्यक्ति बैठा दूं तो भी एक ही क्लास तो बोली जाएगी। मान लो मेरी एक क्लास में ऑफलाइन में 600 बच्चे हैं, है ना, उन 600 बच्चों का जो समूह है उसकी क्लास तो एक ही है ना, एक ही क्लास के अंदर है, चाहे 600 बैठाओ, चाहे 6,000 बैठाओ, चाहे 6 लाख बैठाओ, क्लास तो भाई एक ही हुई ना। सेम उसी तरीके से क्लास है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल 26। अब मान लो मैं उस क्लास को जिसमें 600 बच्चे मेरी हर क्लास में, एक क्लास में, एक बैच में, तो मैं उस बच्चों को क्या बोलती हूँ, उन बच्चों की क्लास को मैंने एक नाम दे दिया है होशियार क्लास, जैसे इंटेलिजेंट क्लास, तो उसका नाम क्या है इस क्लास का, इंटेलिजेंट क्लास। तो सेम इस तरीके से आप ऐसे समझो कि इसमें ए से लेकर जेड तक टोटल 26 छात्र हैं, एक का नाम ए है, बी है, फिर दूसरे का नाम सी है, किसी का नाम डी है, किसी का नाम एफ है, किसी का नाम एच है, राइट। उनकी एक क्लास है, कितने स्टूडेंट्स की, 26, और इस क्लास का मैंने नाम क्या दे दिया है, अल्फाबेट। तो उसमें ऐसे ही सुनिए अल्फाबेट नाम है, राइट। और आप समझना चाहे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आ से लेकर गज्ञानी तक, ठीक है, ये सारी क्या कहलाती है, वर्णमाला, क्योंकि हर भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। सेम इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक भी एक वर्णमाला होती है, लेकिन इस वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट बोला जाता है। तो हम अल्फाबेट्स नहीं लिखते हैं, केवल अल्फाबेट बोलते हैं। ही लर्नड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, Our English teacher takes great pains to explain every concept to us। अब देखना ये बोल रहा है, इसको याद देखते, हमारे इंग्लिश के जो टीचर है, इंग्लिश के हमारे आर्ट इंग्लिश टीचर, देखो जब हम टीचर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर। तो ये बोलने में सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकल एरर है, इसको ऐसा बोलना चाहिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश, मैथ्स के हैं तो द टीचर ऑफ मैथ्स, साइंस के हैं तो द टीचर ऑफ साइंस, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आर्ट इंग्लिश टीचर नहीं आएगा, इंग्लिश टीचर मैथ टीचर नहीं होता, ये ग्रामेटिकल एरर होती है। आप बोल देते वो सही है, बोलने में सही लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकल एरर है। अपन को बोलना चाहिए द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ मैथ, द टीचर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आपको द आर्ट इंग्लिश टीचर की जगह लिखना पड़ेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। अब ऑप्शन नंबर ए को सही करें, अब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टन्स ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो शीप भेड़ है, ग्रेज का मतलब चढ़ रही है फील्ड में, वर से ये पता लग रहा है कि आने वाली जो शीप है वो बहुत सारी है। जब बहुत सारी होती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे शीप हो गया, डीर हो गया, कैटल हो गया, अगर ये एक है तो भी ये शीप, डीर, कैटल कहलाएंगी, और अगर एक से ज्यादा है तो भी ये शीप, डीर और कैटल कहलाएंगी। इनमें कभी भी एस और ईएस नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं ना शीप्स, तो ये गलत होगा क्योंकि शीप्स वर्ड नहीं होता, एक्चुअल में शीप होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये बोल रहा है शीप टन्स भर के हैं, जैसे टन ऑफ शीप ऐसे, तो यहाँ पे टन्स ऑफ शीप नहीं होगा क्योंकि शीप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो टन्स ऑफ शीप नहीं होगा, फ्लॉक ऑफ शीप होगा। या तो आप फ्लॉक ऑफ शीप लिख दो या 2 फ्लॉक्स ऑफ शीप लिख दो, जितना भी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन यहाँ टन्स नहीं हो सकता क्योंकि शीप के जो ग्रुप है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। समझ में आया। इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, फ्लॉक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो फ्लॉक्स ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉक्स है तो फ्लॉक्स कर सकते हैं, तो फ्लॉक्स ऑफ शीप वर ग्रेजिंग। क्लियर। नेक्स्ट, a few words of gratitude are enough to express your emotion quite effectively। देखो a few words, a few का मतलब है थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा कुछ। तो थोड़ा का मतलब एक से ज्यादा होगा ना, तो जैसे मैंने लिखा 1 बॉय तो अपन 1 बॉय लिखते हैं, 2 होगा तो 2 बॉयज लिखेंगे, अगर यहाँ 2 होता 2 बॉयज लिखेंगे। अब 2 बॉयज की जगह आ फ्यू लिख दूं, आ फ्यू का मतलब थोड़ा, मुझे मालूम नहीं है कितना लेकिन एक से ज्यादा, तो आ फ्यू बॉयज ही तो लिखेंगे। सेम उसी तरीके से आ फ्यू वर्ड्स लिखेंगे, तो आ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट,
वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड, एक व्यक्ति को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। ट्रू टू वंस वर्ड एक मुहावरा है, इडियम, इडियोमैटिक फ्रेज बोलते हैं। तो ये इडियोमैटिक फ्रेज है, ये बोल रहा है इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, अगर आप सभी व्यक्तियों से रेस्पेक्ट पाना चाहते हो तो एक व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, वादे का पक्का होना चाहिए। तो ट्रू टू वर्ड्स, वर्ड्स नहीं वर्ड होता है। इडियोमेटिक फ्रेज जिस तरीके से बन जाते हैं उसी तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला ऊंट के मुंह में जीरा, अब आप ये नहीं बोल सकते मैम ऊंट के मुंह में जीरा ही क्यों है, कोल्ड कॉफी क्यों नहीं है, ग्रीन टी क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल तो बच्चे मॉडर्न है। और ऊंट के मुंह में क्यों लोमड़ी, डॉगी, बिल्ली, भैंस, इनके मुंह में क्यों नहीं है। अब ऊंट के मुंह में जीरा बन गया तो बन गया, हमें ऐसे इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो अपन को ऐसे ही ट्रू टू वंस वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स होता है। तो ये एरर है इडियोमैटिक फ्रेज की, आप इसे चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। ये कैसे पता चलेगा, मैंने जो इडियम की क्लासेस ली उनसे पढ़ो, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इडियम्स को याद करने के तरीके भी मैंने बताए हुए हैं, इजीली मिल जाएंगे। वैसे आप आराम से सर्च कर सकते हो इडियम्स, लेकिन नहीं हो तब भी, नहीं समझ में आए, कंटेंट में नहीं समझ आ रहा हो तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या ऐप पे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, earthquake भूकंप is a natural phenomena and nobody can check it be sure। देखो earthquake एक भूकंप है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो एक नेचुरल फिनोमेना, ए और एन से मुझे ये पता लग रहा है कि आने वाला जो नाउन है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो फिनोमेना आपका ये एक तरीके का बहुवचन रूप है, फिनोमेना। इसको एक वचन रूप बनाने के लिए फेनोमेनन करना होगा, एन ओ एन, ना की जगह इसकी जगह एन ओ एन। ये इसका सही एक्चुअल में एक वचन रूप होता है। तो जैसे मैंने लिखा आ गुड बॉय, लड़का तो एक ही है ना, तो आ की जगह इन्होंने ए दे दिया, गुड की जगह इन्होंने नेचुरल दे दिया, बॉय की जगह फेनोमेना दे दिया। तो यहाँ पे फेनोमेना बहुवचन वर्ड है, तो इसका एक वचन रूप लगाएंगे फेनोमेना। जैसे मैंने आपको डेटा का बताया था, डेटम एक वचन होता है, डेटा बहुवचन होता है ना। ये वही ऐसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इस तरीके से, वैसे ही फेनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेना नहीं होगा फेनोमेनन होगा, इससे मुझे पता लग गया था कि एक वचन। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज, हम में से सभी व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए दैट की एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कोई भी अगर हमने लापरवाही की, नेग्लिजेंस किया, विल कॉज अ ग्रेट हार्म, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। किसको, टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, हमारी देश की सिक्योरिटी को हम बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा अगर हमने कोई भी लापरवाही जैसा कार्य किया। तो ये चीज हमें रियलाइज होनी चाहिए, इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ किसकी सिक्योरिटी पे, अ ग्रेट हार्म, नुकसान पहुंचेगा किस पे, टू आवर कंट्री सिक्योरिटी। जैसे मैंने क्या बोला, राम का घर तो राम्स हाउस, ठीक है। अब मैंने लिखा दोस्तों का घर, तो दोस्त अगर एक होता तो फ्रेंड लिखती, लेकिन फ्रेंड बहुत सारे, कहाँ के लिए एपोस्ट्रोफी लगाऊंगी और घर के लिए हाउस लगाऊंगी। सेम अब यहाँ पे मैंने लिखा देश की, जैसे कंट्रीज, देश की सिक्योरिटी, ठीक है। तो देश की सिक्योरिटी, देश एक है, तो कंट्री की एपोस्ट्रोफी सिक्योरिटी। तो इन्होंने एक्चुअल में जो एस यूज किया है गलत यूज किया है। तो कंट्रीज की सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए मुझे यहाँ पे जो यूज करना चाहिए था वो ये कि यहाँ पे इसे हटाकर लिखना चाहिए था कंट्री की सिक्योरिटी। तो देश की सिक्योरिटी पे हार्म पहुंचेगा अगर हम कोई भी लापरवाही जैसा कार्य करते, कोई भी नेग्लिजेंस भरा हुआ कार्य करते। नेग्लिजेंस भरा कार्य परिणाम होगा हमारी देश की सिक्योरिटी को ग्रेट हार्म पहुंचाने का। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें।